दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शन पटेल और मैं आपके अपने चैनल PDLLV में आपका बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स पे बात करना चाहेंगे कि वीडियो हमारा किस टॉपिक पे बेस्ड होगा और ये हम वीडियो किस तरह से आगे लेके चलेंगे। अगर आप भारतीय हैं और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आप भारतीय संविधान के बारे में जानना चाहते हैं तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। मतलब जो हमारा वीडियो होगा वो निश्चित तौर पे एक फ़ायदेमंद वीडियो है। आपके जो नॉलेज होगा वो निश्चित तौर पे इम्प्रूव करने वाली वीडियो है। जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त से 26 जनवरी जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो जो राष्ट्रीयता की भावना होती है स्वतः ही हमारे हृदय में बजने लगती है। तो 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज नीले आसमान में जब फहरा तो पूरे देश ने हमारे जो देश के शहीदों के जो थे शहादत और जो संघर्ष था उसका लोहा माना। और आज हम जिस आज़ादी के साथ अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं वो उन वीर शहीदों की दी हुई आज़ादी है। हमारे शहीदों की शहादत और संघर्ष के बाद फाइनली जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सी चीज़ें या परिस्थितियाँ विषम रही हैं और कुछ जो राजनेताओं को हम गलत ठहराते हैं, कुछ बोलते हैं कि उनके निर्णय अच्छे नहीं थे। तो देखिए, शायद हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज़ किसी को अचानक दे दी जाए चलाने के लिए, जब चीज़ें बहुत विषम हो, परिस्थितियाँ अच्छी ना हो तो गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ों का हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भाई जो सिचुएशंस थी उनको जो बेहतर लगा वो बेहतर से बेहतर उन्होंने डिसीजन दिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय लगभग हमारे देश में 565 रियासतें थीं। 565 रियासतें मतलब एक बहुत बड़ा रियासत और हर रियासत का लगभग अलग अलग राजा भी था। यानी सबको मिलाकर के एक देश बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि देखिए, आज 2-3 लोगों का मत एक साथ मिला पाना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पे 565 रियासतें थीं और उन सबको एक साथ मिलाना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम होगा ये। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने उन रियासतों के सामने कुछ ऑप्शंस रखे। वो ऑप्शंस क्या थे कि देखिए, या तो आप भारत के साथ रह सकते हैं, आप अपने स्वेच्छा से या तो आप भारत के साथ रह सकते हैं या आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ भी रह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों ही स्थितियों को त्याग करके आप अपनी तीसरी स्थिति ये थी कि आप स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं। मतलब किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं रखा गया। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय लगभग भारत का 60% हिस्सा तो मान लीजिए ब्रिटिश के पास था जो वो छोड़ने को तैयार थे, लेकिन जो 40% हिस्सा था उसका, हमारे भारत देश का, वो हमारे रियासतों के पास थी। अब ये एक समस्या और भी था कि अब भाई जो हमको मिल रहा है वो तो क्लियर है कि हमको मिल रहा है, लेकिन जो रियासतों के पास थी उनका कैसे समाधान किया जाए। तो जो रियासती कानून था उसके अध्यक्ष हमारे सरदार पटेल जी को बनाया गया, जो हमारे देश के गृह मंत्री थे और हम साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री भी थे। और एक दूसरा नाम भी हम अगर लेना चाहें तो एक इसमें VP मेनन थे जो एक सिविल सर्वेंट थे। तो दोस्तों, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश के एकीकरण में। दोस्तों, अगर हम भारत के लिए कुछ जो उस समय की विषम परिस्थितियाँ थी उसकी अगर हम बात करें तो 15 अगस्त के दिन भारत की जो रियासतें थी वो तो हमें मिलने वाली थी नहीं, क्योंकि वो तो उनका खुद का निर्णय था कि वो भारत के साथ रहें या ना रहें। साथ ही साथ 2 देश और भी थे जिनका भारत में कब्जा था, एक तो पुर्तगाली और फ्रांसीसी। उसका मतलब ये कि अब जो फ्रांसीसी थे उनके पास जो एरिया था जो उनके कब्जे में था, जैसे जो हमारा चंद्रनगर, फिर हमारा यमन, फिर माहे और कारिकल और पांडिचेरी, ये जो एरिया थे जो हमारे फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। साथ साथ जो पुर्तगालियों के पास हमारा गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, ये जो एरिया थी, फिर इनका क्या होगा। मतलब ये कि जो फ्रांसीसियों और जो पुर्तगालियों के पास जो कब्जे में था उस एरिया का क्या होगा। मतलब एक समस्या ये भी थी, विषम परिस्थिति हमारे पास। दोस्तों, सरदार पटेल जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगभग 2 साल के कार्यकाल में ही लगभग 530 रियासतों को आसानी से मिला दिया, या ये कहें कि उन रियासतों के पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं कि वो स्वतंत्र रूप से रह पाए। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरा, उनको ये लगा कि वो पाकिस्तान के साथ अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहे थे, तो वो आसानी से भारत में जाके मिल गए।
बट कुछ ऐसे जगहों पे भी मैटर फंस गया जो या तो वो खुद बोले कि मैं स्वतंत्र रूप से रहना चाहता हूँ या पाकिस्तान के साथ रहना चाहता हूँ। तो मतलब ये परिस्थितियाँ कुछ भारत के सामने एक विषम परिस्थिति के रूप में थी। और उन परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला नाम हम लेते हैं तो जूनागढ़ का था। जूनागढ़ जो लगभग गुजरात में ही फिलहाल अभी है। दोस्तों अब समस्या ये थी कि जो जूनागढ़ का जो एरिया था वो भारत के बीच में पड़ रहा था, मतलब वो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ था। और भारत के जो पक्ष में था, या सरदार पटेल जी अच्छे से जानते थे कि इनके फेवर में है, वो फेवर में इसलिए था कि जो वहाँ की आबादी थी लगभग सारे की सारी वो हिंदू आबादी थी और बहुत कम ही मुस्लिम लोगों की आबादी थी वहाँ पे। लेकिन समस्या ये था कि जो वहाँ का शासक था वो मुसलमान था, वो मुस्लिम था, तो वो चाहता था कि वो पाकिस्तान में जाके विलय करे, और करे ही नहीं, वो जाकर के पाकिस्तान में उसने विलय पत्र को हस्ताक्षर भी कर दिया। लेकिन अब सरदार पटेल जी ने सीधे बोल दिया कि भाई हम आपके इस विलय पत्र को नहीं मानते हैं, और ऐसी स्थिति में जो वहाँ का शासक था वो पाकिस्तान भाग गया। चूँकि सरदार पटेल ने जो वहाँ का शासक था उसके जो विलय पत्र थे उसको उसने मानने से मना कर दिया, तो वो वहाँ से भाग के पाकिस्तान चला गया। वहाँ का जो जूनागढ़ का जो दीवान था उसने भारत से ये ऑफर रखा कि देखिए आबादी को देखते हुए हमें लगता है कि आपको यहाँ शासन होना चाहिए, तो आइए और आप यहाँ का कार्यभार ग्रहण करें या अपनी व्यवस्था को देखिए कैसे चीज़ों को आगे बढ़ानी है। उस समय हमारे सरदार पटेल जी की कुछ दूरगामी सोच ने काम किया कि देखिए इतिहास के पन्नों में कुछ इसका नेगेटिव इफेक्ट ना जाए कि भारत ने वहाँ उस एरिया में कब्जा किया हुआ है। तो चूँकि उनको ये बात अच्छे से मालूम था भी कि जो वहाँ की आबादी है एक हिंदू बाहुल्य एरिया है, और वो सारी एरिया वो चाहती है कि भारत में ही भारत के साथ रहे, तो उन्होंने सीधे तौर पे ये मना कर दिया कि हमें भाई ऐसे कोई कब्जा नहीं करना है, हम वहाँ पे जनमत संग्रह कराएंगे, हम वहाँ पे लोगों की राय जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। देखिए वो इसलिए भी था क्योंकि उनको पता था कि लोगों की सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, और हुआ भी ऐसे ही। लगभग 99% वोट के साथ जूनागढ़ हमें। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जो भी हमारी वीडियोस की सीरीज़ होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, साथ ही साथ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर लें। जो हमारी वीडियोस की जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हम आगे देखेंगे कि कैसे हैदराबाद का मैटर सॉल्व हुआ, साथ ही साथ जो कश्मीर विवाद है वो कैसे सॉल्व हुआ, कश्मीर का जो विवाद है वो अभी तक कैसे कंटिन्यू किया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व अभी किया जा रहा है, ये जो सेक्शन जो हमारा आर्टिकल जो 370 है वो क्या है और वो कैसे लागू किया जा रहा है। तो इन सारी तथ्यों के विषय में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।